पूरे 1 घंटे तक डिस्कस किया कि कैसे हम एनालिसिस करके कम समय में कम कंटेंट को पढ़कर भी उतने ही नंबर ला सकते हैं जितने कि हम बहुत सारे स्टूडेंट जो कि खूब पढ़ाई करते हैं उनके कंपैरिजन में पहुंच सकते हैं। देखिए, एक कॉमन सी बात है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो कि क्लास कम पढ़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो उनके सिलेक्शन का राज क्या होता है? उनके सिलेक्शन का राज ये होता है कि वो थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं और वो थोड़ा सा एग्जाम में आ जाता है। अब या तो ये भगवान का चमत्कार हो सकता है कि वो थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं और वही आ जाता है, या फिर उनकी खुद की ज्ञान या उनका कौशल हो सकता है कि भैया वो वही पढ़ते हैं जो उनको लगता है कि एग्जाम में आएगा और वो एग्जाम में आ भी जाता है। तो ये महत्वपूर्ण भी होता है कि हमें ये याद हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कुछ तो भी पढ़ने से आशय नहीं है। जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि हम इतिहास उठाते हैं और वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, फिर हड़प्पा सभ्यता और फिर क्रमबद्ध तरीके से आजादी की लड़ाई तक चलते हैं और कहीं पे भी हम ये कोटेशन वाला पार्ट नहीं कवर करते हैं, जबकि एग्जामिनर को तो वो कोटेशन ही उसमें पूछना होता है जो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो खूब मेहनत करने के बाद भी हम कोटेशन नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये स्थिति थोड़ी सी खराब होती है, हमारे लिए ये सही नहीं है। हमें उन चीजों पर फोकस करना है जो एग्जाम में आती है। अब हमने कल जो एनालिसिस किया था उसे फिर मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें बहुत सारे चीजें हमें जोड़नी है। आज से कल ही मैंने कहा था कि आपको एक कॉपी तैयार कर लेनी है जिसमें 100 पेज होंगे या 100 टॉपिक के 100 अलग अलग टेबल्स होंगे और वो हर बच्चे को याद होने चाहिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूं आपको पास कराने की, मैं पूरी जान लगा रहा हूं आपको पास कराने के लिए। मैं आज से आपको चीजें खुद भी याद कराऊंगा, फिर 2 क्लासेस में कल परसों से शुरू कर दूंगा तो और आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप याद करना शुरू कर दे। मेरी क्लास अगर आप इस क्लास में पैसे खर्च करके अगर आप आए हैं तो आप केवल और केवल याद करने पर फोकस करें। पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। अभी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं टॉपिक वाइज, जैसा कि हमने अपना जो टेस्ट बनाया है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का ही बनाया है। तो आप उसे वैसे वाले या किसी किताब के माध्यम से, किसी नोट्स के माध्यम से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले क्लास को शुरू करें भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए। हम कल जो पार्ट हमने कंप्लीट किया था पेपर के एनालिसिस का, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम इसी पार्ट को समझ देते हैं कि भाई इस पेपर एनालिसिस में हमसे क्या पूछा जाएगा या पेपर एनालिसिस से हमको क्या सीख लेना। तो कल हमने आपको बताया था कि 10 यूनिट है, 10 यूनिट से बराबर का कंटेंट पूछा जाना है। तो आप जब अपनी तैयारी करें तो उसको ध्यान में रख करके करें कि भाई मुझे 10 यूनिट से 10 नंबर का आएगा, इसलिए मुझे हर यूनिट बराबर पढ़नी है। देखो, इतिहास बड़ा सब्जेक्ट है, 7वीं यूनिट छोटा सब्जेक्ट है या 6ठी यूनिट छोटा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम 6ठी यूनिट को कम समय दे रहे हैं, क्योंकि जो छोटा कंटेंट है वहां डिटेल हो सकती है, वहां से क्वेश्चन की गहराई बढ़ सकती है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब आगे हम इस बात को समझ चुके हैं कि भैया यहाँ पर मध्य प्रदेश का कितना वेटेज है। यहाँ पर 42% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है। जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो और फिर एडवांस सब्जेक्ट दोनों मिलकर के 54% या 58 क्वेश्चंस बनाते हैं। तो लगभग दोनों ही समान है, मतलब दोनों आधे आधे हो जाते हैं। तो हमें एडवांस सब्जेक्ट जैसे करंट अफेयर, जैसे पर्यावरण, जैसे साइंस इनटेक और सूचना प्रौद्योगिकी पर भी उतना ही फोकस करना है जितना हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और अर्थव्यवस्था पर करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ये बातें सब मैं कल बता चुका हूं कि इतिहास से हमें कितने प्रश्न आए थे, कहां कहां से आए थे। एक बार इन शॉर्ट रिवाइज कर लो कि यूनिट 1 जिसका कि नाम है भारत का इतिहास, उससे कुल 10 प्रश्न पूछे गए। संकल्पना एवं विचार से 4 प्रश्न थे, प्राचीन इतिहास से 2 प्रश्न थे और आधुनिक इतिहास से 4 प्रश्न थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं कि यहाँ से इतना हिस्सा आता है। तो ये भी याद रखना है कि मध्यकाल से कुछ भी नहीं पूछा गया, फिर भी हम पढ़ते तो हैं मध्यकाल, लेकिन उतना डीप में घुस करके इसे नहीं पढ़ा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने संकल्पना एवं विचार के प्रश्नों को देखा कि वेद से आए थे, षट दर्शन से और संस्कार थे। प्राचीन काल में मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था और मंदिर से आए थे। तो मैं आपको एक लिस्ट बना करके सारे मंदिर याद कराऊंगा,
लेकिन आज कल हमने क्योंकि एक कोटेशन याद किया था के.एम. पाणिक्कर का, और उसके जैसे जितने कोटेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे हमने कल याद कर लिए थे। तो आप सब लोग कोशिश कीजिएगा कि कल जो हमने कोटेशन अपनी क्लास में बताए थे पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किए जा चुके हैं, इसी एप्लीकेशन पर इसी क्लास के साथ वो अटैच है। आज जो पढ़ा रहा हूं वो भी पीडीएफ के फॉर्म में अटैच किया जा चुका है। तो वो आप कंटेंट अपने पास रखकर हाथ से एक बार लिखें, रीड करें, याद करें। आज हम जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास पूछ लिया था, वैसा ही हम आगे इसी को डिटेल कर लेते हैं। आज सारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी गई किताबें हैं वो हम याद कर लेते हैं। तो आज का मूल टॉपिक यही है, हमें याद रखना है मध्यकाल से प्रश्न नहीं आया था और कम ही आएगा। आगे हम इन क्वेश्चंस पर फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल ये मैं आपको बता चुका हूं। हम उस पॉइंट पे चलते हैं जहां हमको याद करना है। तो आज की क्लास में हम याद करने का काम शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने क्या याद करना है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता कार्यक्रम या स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई से जुड़े हुए थे उन्होंने क्या किताबें लिखी, उन किताबों को रट लिया जाए, क्योंकि पिछले वर्ष के पेपर में हर साल देखा गया है कि वह एक किताब का नाम पूछता है। अब देखो जो साधारण स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो सारी किताबें रटने की कोशिश करेगा। अब सारी किताबें तो इतनी सारी, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी किताबें हम पढ़ते हैं, हमें हिस्ट्री में भी बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती है, तो वहां हिस्ट्री वाले पार्ट को हम स्किप करके जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वहां साहित्य पढ़ेंगे, वहां किताबें हमें याद रखनी रहेगी। और हमें साथ में स्वतंत्रता आंदोलन, क्योंकि ये सिलेबस का एक हिस्सा है, यहाँ की किताबें याद करनी रहेगी। तो मैं उसमें छांट करके कुछ किताबें आपको 30, 35, 40 किताबें याद करा देता हूं। अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हुई, याद करने का पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी इस क्लास का मूल उद्देश्य ही आपको याद कराना है। तो चलिए याद करते हैं। सबसे पहली किताब है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। अब देखो पहली किताब क्या है, अनहैप्पी इंडिया। ये इंडिया में लोग हैप्पी कब होते हैं पता है? जब हमारी राय कोई मान लेता है। ये राय जो है ना, ये जब हमारी राय कोई मान लेता है तो हम हैप्पी हो जाते हैं। सिंपल सी बात है कि हम हैप्पी कब होते हैं, जब हमारी राय कोई मान लेता है। तो अभी क्योंकि राय नहीं मानी है इसलिए अनहैप्पी हो गया इंडिया। तो याद रखना अनहैप्पी इंडिया के जो रचयिता है वो राय है। राय से आपको पूरा नाम याद आ जाएगा, लाला लाजपत राय। याद हो गया होगा। अब दूसरी किताब पे आते हैं, गीता रहस्य। इसमें ये गीता शब्द छोड़ो क्योंकि गीता से कंफ्यूज हो गए, रहस्य याद कर लो। देखो गंगाधर ही शक्तिमान है। आपने बचपन में शक्तिमान वाला नाटक देखा होगा ना, शक्तिमान ही गंगाधर बन जाता था, गंगाधर ही शक्तिमान बन जाता था। तो गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ये क्या है, एक रहस्य है जो तमराज किल्विस को नहीं पता है ना, जेकाल को भी नहीं पता है। तो याद हो गया होगा कि रहस्य शब्द से हमें जोड़ लेना है गंगाधर, कि गंगाधर ही किल्विस सॉरी शक्तिमान है। ये रहस्य है। रहस्य क्या है गीता रहस्य में, क्योंकि दो दो शब्द लेंगे तो याद नहीं होगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बंदी जीवन। आपको पता है बंदी कौन होता है? जिसे जेल में बंद कर देते हैं। और आपने जेल का जब भी किसी मूवी में सीन देखा होगा वहां पर उसे एक शॉल दे दी जाती, कंबल और एक शॉल दी जाती है। तो बंदी जीवन जो है, बंदियों के जीवन में क्या दिया जाता है, उनको सचिंद्र शॉल दिया जाता है, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो सान्याल को शॉल कर लीजिए, तो शॉल दिया जाता है ना बंदियों को। तो याद रखने में आसान हो जाएगा कि बंदी को शॉल दिया जाता है। याद हो गया होगा। आगे इंडियन होम रूल, ये क्या लिखा हुआ है, इंडियन होम रूल। महात्मा गांधी की किताब है इंडियन होम रूल। देखो जैसे ही हमें होम रूल बोला जाएगा हमारे दिमाग में दो नाम आएंगे, या तो तिलक या एनी बेसेंट, जबकि दोनों इस किताब के लेखक नहीं है भाई, किताब की बात हो रही है। इंडियन होम रूल नाम की किताब, या भारत का खुद का शासन, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? इंडियन होम रूल का मतलब है भारत का शासन। तो भारत का शासन किसने शुरू करवाया था? आजादी की लड़ाई में सबसे पहले नंबर पे गांधी जी खड़े थे। उन्होंने ही अंग्रेजों से शासन को छुड़ा करके भारत को दिलवाया। तो इंडियन का होम रूल कैसे आएगा? गांधी जी से। याद रखना, या गांधी जी ने भारतीयों को अपना शासन दिलवाया था, इसीलिए हमने नोट पर इनका फोटो छाप रखा है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। देखो हम लोगों को प्रसाद बांटते हैं ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइन में लग के इधर उधर आ जाते हैं आसपास प्रसाद लेने के लिए, और इंडिया के लोग डिवाइड हो जाते हैं कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम हूं तो प्रसाद नहीं खाऊंगा।
मैं सिख हूं तो प्रसाद नहीं खाऊंगा, मैं ईसाई हूं तो प्रसाद नहीं खाऊंगा। तो यहाँ इंडिया डिवाइडेड हो जाता है। तो इंडिया डिवाइडेड काई में हो जाता है, प्रसाद में हो जाता है, प्रसाद खाने में हो जाता है। तो आप राजेंद्र प्रसाद को छोड़ो, राजेंद्र को छोड़ो, प्रसाद याद कर लो, याद हो जाएगा इससे। ये चीजें है ना, हमें याद करने के लिए थोड़ी सी जरूरत होती है कनेक्टिंग की, और वो कनेक्टिंग हमें कैसे मिल रही है, दो शब्दों को एक साथ रखने से मिलती है। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे वैसे एक न्यूज़पेपर है, ये किसने लिखा, रजनी पाम दत्ता ने, है ना। देखो टुडे, इंडिया टुडे, रोज 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 न्यूज़पेपर आता है ना, ये न्यूज़पेपर कब आता है, रोज रोज। तो रोज रोज से ये रजनी बन जाएगी, रजनीगंधा रोज रोज खा लो। वैसे भी तो रोज रोज क्या हो गया, इंडिया टुडे हम रोज पढ़ रहे हैं, तो इंडिया टुडे कल आएंगे तो कल भी इंडिया टुडे हो जाएगा, परसों भी इंडिया टुडे हो जाएगा, खुद रोज नया दिन हो जाता है ना इंडिया का। तो रजनी पाम दत्ता, तो रजनी याद रख लो बस, हमें ना रजनी याद कर लेना है इसके साथ। नेशन इन मेकिंग, मेकिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग जो इंग्लिश का एक शब्दावली है, इसका अर्थ होता है बनना, बनाना। तो मेकिंग का अर्थ है बनना या बनाना। तो नेशन इन मेकिंग, मेकिंग मतलब बनना, तो बनने को हम कहते हैं बनर्जी भी तो कह सकते हैं। तो नेशन इन मेकिंग मतलब बनर्जी, नेशन इन मेकिंग मतलब बन रहा है, तो बनर्जी हो गया। तो नेशन इन मेकिंग किताब के लेखक कौन हो गए हैं, बनर्जी। ये याद रख लेना, नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूरा नाम याद मत रखो, केवल बनर्जी याद रख लो। केवल बनर्जी शब्द से ये नेशन इन मेकिंग, नेशन बन रहा है, बन रहा, बनर्जी हो गया, याद हो गया। ये 7 किताबें अभी हमने याद की आप सब लोगों को, ये बहुत शांति से अपने नोट्स में, मुझे आप सबके, देखो आज से 4-4 क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो मुझे आप सबके पास एक ऐसी कॉपी चाहिए जिसमें आप 100 टॉपिक के 100 टेबल्स तैयार करो, और वो पूरी रटी हुई हो। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तो उस टेबल या 100 कंटेंट में से ही आपको एग्जाम में 50 से 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम आपको इतिहास वहां से शुरू से आखिरी तक नहीं पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, यूनिट वाइज चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज सिखाना चाहता हूं कि भैया याद करने वाला कंटेंट पहले याद कर लो जो एग्जाम में आ ही रहा है। 7 बातें हमने याद कर ली, 7 किताबों के नाम, और आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किसकी किताब है, याद रखना, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये अंबेडकर की किताब है। किसकी किताब है, अंबेडकर की। तो कैसे याद करेंगे, देखो पाकिस्तान एंड द पार्टीशन, तो पार्टीशन तो बैठे बैठे हो जाता है ना, बैठे बैठे हो जाता है। कैसे हो जाता है, पार्टीशन हो गया इंडिया का बैठे बैठे। इंडिया के लोगों ने तो कुछ ना चलने की कोशिश की ना फिरने की, इंडिया का डिवाइडेशन या पार्टीशन जो है वो बैठे बैठे हो गया। तो बैठे बैठे से बैठ कर याद हो जाएगा, तो बैठ कर, मैं हटा रहा हूं, बैठ कर, इसको अच्छे से पढ़ो, तो बैठ कर पढ़ोगे। तो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कैसे हुआ, बैठ करके हुआ। 5 अंग्रेज बैठे और उन्होंने बैठ करके इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया था, माउंटबेटन प्लान के तहत, है ना। चलो आगे बढ़ो। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्बे, हो सकता है कि आप नए बच्चे हो, आपको नहीं पता कि इतिहास कैसा होता है, तो अभी पता भी मत करो, मैं सिखाऊंगा आपको इतिहास, पहली यूनिट से शुरू करके लास्ट तक पढ़ाऊंगा मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर और इसी मोबाइल एप्लीकेशन पर। लेकिन अभी मैं जो आपसे चाह रहा हूं कि आप ये याद कर लो, वो आप याद करो चुपचाप, क्योंकि ये पास होने की कुंजी है। आगे, द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्बे, मतलब बॉम्बे की सोच। देखो बॉम्बे की जो सोच है वो कैसी है, भगवती चरण बोहरा। तो अब बॉम्बे वालों की सोच कैसी है कि वो हर चीज में बोर हो जाते हैं, वो हर बार कुछ नया करना चाहते हैं। देखा ना, हम बॉम्बे में जाएंगे तो कोई फटे कपड़े पहन के घूम रहा है, कोई बिना कपड़े पहने घूम रहा है, कोई थोड़े से कपड़े पहन के घूम रहा है, नई नई सोच है ना उनकी। तो सोच नहीं है तो बोर हो जाते हैं बार बार, इसलिए नई सोच लाकर लेकर फिर आ जाते हैं। तो द फिलोसॉफी, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्बे। तो बॉम्बे की विचारधारा जो है वो कैसी है, वो बोर होने वाली है, बोहरी है। तो याद रख लेना, या बॉम्बे की विचारधारा में हमारा कोई व्यक्ति चले जाता है तो बोरा जाता है, इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब मेरा सत्य से परिचय, हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सत्य से परिचय। तो गांधी जी जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो कौन उनके साथ खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था, इससे उनको पता चला कि लोग उनके साथ होते हैं या नहीं होते हैं। इसी से पता चलेगा कि सत्य से उनका परिचय हुआ। याद हो गया होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस किताब के लेखक हैं गांधी जी। याद रख लेना, महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में जो उनके साथ थे और जो उनके विरोधी थे उनके आधार पर लिखी थी।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब मेरा सत्य से सामना। आगे बढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है? दयानंद सरस्वती के। देखो, जब इंसान सत्य का प्रकाश प्राप्त कर लेता है, इस किताब को पढ़ो ना, सत्य का प्रकाश प्राप्त कर लिया, तो सत्य का जब प्रकाश कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो हर इंसान पर दया करने लग जाता है। सत्य का प्रकाश मतलब भगवान की रजा में पहुंच जाएगा, उस पर भगवान की विचारधारा आ जाएगी। सत्य का प्रकाश जब किसी पर पहुंचेगा तो वो क्या करने लगेगा? सब पर दया करने लगेगा। जैसे भगवान दया करते हैं ना, तो वो भी भगवान जैसा सब पर दया करने लगेगा। याद रख लेना, दया जो है वो गुण है एक, जो सत्य का प्रकाश प्राप्त होने पर मिलता है। बहुत सारी बातें है ना फालतू की बताता हूँ याद करने के लिए, तो वो आप याद करने के लिए उपयोग करो और फिर आगे बढ़ जाओ। अभी आपको मैं जो आज 43 किताबें बता रहा हूँ वो खूब सारी रट लेनी है। कल जो मैंने कोटेशन आपको बताए थे वो आपकी कॉपी में नोट्स के फॉर्म में होने चाहिए, वो आपके रटे हुए होने चाहिए। जब मैं आपसे कल पूछ लूं या कोई कोटेशन आपको टेस्ट के रूप में दूं, क्योंकि एक हफ्ता हो जाने पर आपका टेस्ट लूंगा फिर मैं, और वो इसी मोबाइल एप्लीकेशन पर टेस्ट हो जाएगा, तो आपको वो याद होना चाहिए। आगे, इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस की किताब है। देखो, सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और भारत को आजाद कराने का प्रयास किया, और इसी से पता चलता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसने किया भारत को आजाद कराने का? सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो जो बोस होता है ना, उसे वैसे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। देखो, शुरुआत में बोस ही जो होता है ना, वही नई नई चीजें ला करके सबके सामने रखता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कोचिंग संस्थानों पर अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो भी बच्चों को बहुत शॉर्टकट करके सामने नहीं रखते हैं चीजें। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि भाई 100 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो 100 की 100 चीजें तो पहले पढ़ो, पहली स्टेप तो यही है। ऐसा आपके सामने वो नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे उनकी चीजें अनईजी हो जाती है, उनके पास कम कंटेंट हो जाएगा ना पढ़ाने के लिए, बच्चा बस वही 100 चीजें पढ़ करके पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो टीचर्स खूब सारा पढ़ाना चाहते हैं, हम वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये कंटेंट आपके रटे हुए होने चाहिए, जो मेरे 100 बच्चे हैं उनको घोट घोट कर ये पी लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली किताब है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब एग्जाम में आ चुकी है, मैंने कल ही ये बताया था कि कल एग्जाम में किताब आई थी दादा भाई नौरोजी की, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सा कोटेशन इस किताब में लिखा था। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भिखारी से रिलेटेड एक कोटेशन उन्होंने बोला था, वो कोटेशन आपको कमेंट करके बता देना है। याद रखना, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है वो दादा भाई नौरोजी की है, याद रख लेना। आनंद मठ, ये आनंद मठ किताब पूछी जा चुकी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। देखो, हम जब भी कुछ चाटने लग जाते हैं ना, जैसे समोसा खाते हैं हम, पानी पतासे खाते हैं, तो हमको आनंद आ जाता है, तो चाट चाट कर खाने से आनंद आ जाता है। तो आनंद कब आता है? चटर्जी से। चटोरे जो बच्चे हैं, चटोरे जो लोग हैं, उनको आनंद आ जाता है, तो चटर्जी से हो जाएगा चटोरे। चटोरे को क्या हो गया? आनंद आ गया। चटर्जी को क्या हो गया? आनंद आ गया। यहाँ डिटेल भी सुन लो। जो आनंद मठ नाम का किताब है, ये जो सन्यासी जनजाति के लोग हैं, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था, डिटेल में मैं जब जनजाति विद्रोह पढ़ाऊंगा तो आपको ये पढ़ाऊंगा। तो सन्यासियों का जब विद्रोह हुआ था, तो आपको याद रखना है कि सन्यासी विद्रोह के समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम आनंद मठ है, उसका पूरा व्याख्यान इस किताब में है। तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित ये बिहार पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आनंद मठ नाम का जो उपन्यास है वो किन लोगों पर आधारित है, तो वो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है और चटर्जी ने वो लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक 14 किताबें याद कर ली हैं, अगर ये रटा रही हैं, याद हो रही हैं, तो थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा आपको बाद में। अगर याद हो रही है तो मेरे साथ आगे बढ़िए, अगली किताब पर आते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद। तो देखो, फ्रीडम शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? आजादी। आजादी में से बी हटा दो तो क्या बनेगा? आजाद। तो आजाद ने लिखा फ्रीडम, याद हो गया ये पॉइंट आपको। इंडिया विंस फ्रीडम, आजाद। भाई फ्रीडम का मतलब ही हिंदी में ट्रांसलेशन ही आजाद होता है ना, तो इंडिया विंस फ्रीडम माने आजाद, याद हो गया। बहुत अच्छी बात है ये वाला पॉइंट याद हो जाना। तराने हिंद, तराने हिंद किसने लिखी है? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, देखो तराना ए हिंद,
ये तराना ऐसा है कि एक बाल भी नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का बाल भी बांका ना हो, वो है हिंद। हिंद माने हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। सारी संस्कृतियां फलती फूलती हैं। मोहम्मद छोड़ दो, या मोहम्मद को मोहब्बत कर लो, हिंदुस्तान से सबको मोहब्बत है। यहाँ किसी का बाल बांका नहीं होता। हिंदू भी पनपते हैं, मुस्लिम भी पनपते हैं, सिख भी पनपते हैं, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबका विकास होता है। तो हिंद से क्या है, मुझे मोहब्बत है। क्या है, मोहब्बत। तो मोहब्बत से याद हो जाएगा, मोहम्मद याद हो गया होगा अभी तक तो। चलो आगे बढ़ो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। जवाहरलाल नेहरू को जब जेल में बंद कर दिया गया था तो उन्होंने वहां बैठे बैठे एक किताब लिखी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की किताब है। याद रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेव हो। जवाहरलाल नेहरू किसकी किताब है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की बुक है। बहुत अच्छे से आपके सबके दिमाग में सेट होना चाहिए। डिस्कवरी माने खोज। तो भारत का जो पहला प्रधानमंत्री था उसी ने तो भारत की खोज पूरे विश्व के सामने की थी। अभी तक तो हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, फिर भारत को दुनिया के सामने रखा प्रधानमंत्री ने, और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। क्या किताब का नाम है, इंडिया फ्रॉम करजन। करजन ने बंगाल विभाजन किया था, वहां से लेकर नेहरू तक, नेहरू के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए उन सबके जीवन, उनने कैसे देश को चलाया उसकी बात लिखी हुई है दुर्गा दास ने। तो देखो, हम जब अंग्रेजों के, देखो हम जब भी कर्जा ले लेते हैं तो हम उसके दास हो जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, करजन। करजन से कर्जा ले लिया हमने, ये कर्जा। तो जब हम कर्ज ले लेते हैं किसी का तो उसके दास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दुर्गा छोड़ दो, दास याद कर लो, दुर्गा दास। एक ही तो वर्ड है जो हमें रिलेट करना है, पूरा पूरा नाम थोड़ी रट पाएंगे। पूरा नाम मत रटो, वो अपने आप याद रह जाएगा। आपने देखा होगा ना, हम जब टू व्हीलर चलाना सीखते हैं तो टू व्हीलर चलाने में हमको केवल गियर लगाना सीखने आ जाता है तो हम टू व्हीलर चला लेते हैं। अगर हमको ब्रेक लगाना आ जाता है तो हम सीख जाते हैं। हमको चालू करना के ये सब प्रॉब्लम नहीं है, सबको याद रहती है। तो ये दो चीजें जब हम सीख जाते हैं तो ऐसे यहाँ पे भी एक कर्जन में से कर्जन शब्द निकाल लिया या दास में से दास शब्द निकाल लिया तो किताब का नाम याद हो जाता है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजया लक्ष्मी पंडित। देखो स्कोप, हैप्पीनेस का स्कोप कब से शुरू होता है, जब आदमी की जेब में लक्ष्मी आती है। या क्या लिखा हुआ है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, कब होती है हैप्पीनेस की शुरुआत, जब हमारे पास लक्ष्मी आ जाती है। तो जब हमारे पास पैसा आता है, लक्ष्मी आती है, तो शुरुआत हो जाती है हमारी खुशी की, हमारी हंसी की। या स्कोप ऑफ हैप्पीनेस कब होता है, जब हमारे पास लक्ष्मी आती है। याद हो गया होगा दिमाग में, ये सारी किताबें रटनी है। मैं आप सब लोगों को रटाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अगर नहीं याद हो रहा है तो कमेंट करके बताना कि सर ये फलानी किताब याद नहीं हो रही, मैं दूसरे तरीके से आपको याद कराऊंगा। लेकिन याद करना जरूरी है, हमें ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ो। इंडियाज पास्ट, क्या लिखा हुआ है, इंडियाज पास्ट, आर्थर एम मैकडोनल। देखो, इंडिया का पास्ट, इंडिया का बीता हुआ कल, इंडिया का जो पास्ट था उसमें हमने क्या मैकडोनल्ड से क्या खा लिया था, हमने हमारे मैकडोनल्ड से हमने क्या खा लिया है, पिज्जा खा लिया है। तो इंडिया ने अपने पास्ट में पिज्जा खाया, लेकिन अब हमने 2015 से योग शुरू करना शुरू कर दिया। अब हम पिज्जा विज्जा पर फोकस नहीं करते। आजकल बहुत ज्यादा नाम नहीं सुनने में मिलता है, या बहुत सारा इसका हल्ला वल्ला नहीं है, बहुत ज्यादा पिज्जा विज्जा पर फोकस नहीं किया जाता। अब तो लोग जाग रहे हैं, योगा कर रहे हैं। तो इंडिया अपने पास्ट में पिज्जा खाया करता था। कहाँ का पिज्जा खाता था, मैकडोनल्ड का पिज्जा खाता था। तो याद रख लेना, मैकडोनल्ड का पिज्जा जो है वो याद हो जाए। इंडिया एंड इंडियन मिशन, क्या नाम है, इंडिया एंड इंडियन मिशन, एलेक्जेंडर डफ की किताब है। किसकी किताब है, एलेक्जेंडर डफ, याद रख लेना। इंडिया एंड इंडियन मिशन। अब डफर, इंडिया कोई मिशन थोड़ी है, इंडिया नहीं, भारत एक मिशन है। हमें इसको क्या बनाना है, भारत बनाना है। तो भारत एक मिशन है, इंडिया कोई मिशन नहीं है। इंडिया एंड इंडियन मिशन भारत है, तो भारत होना चाहिए था, तो इस डफर ने गलत लिख दिया। तो डफ याद हो जाएगा, भारत को भारत बोलना है, डफ इंडिया नहीं बोलना है। याद रख लो, इंडिया एंड इंडियन मिशन एक डफर ने बोल दिया क्योंकि उसको पता नहीं था कि इसका असली नाम तो भारत है। हमें तो भारत बोलना, तो भारत और भारतीयों का मिशन, इंडिया एंड इंडियन मिशन तो डफर था वो, इसलिए इसने अंग्रेजी में बोल दिया। अगली बात, याद हो रहा होगा अच्छे से आपको, 21 किताबें याद हो गई। 22वीं पर आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन
जो हमारा स्वतंत्रता का फाइट रहा उस पर एक विनायक दामोदर सावरकर ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये 1857 की क्रांति पर लिखी गई बहुत अच्छी किताब है और पूछा भी जाता है यहाँ से कोटेशन। तो जो इंडियन रिबेल है उसके बारे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, विनायक दामोदर सावरकर। देखो, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन लिखेगा? जिसमें दम होगा, जिसमें क्या होगा? दम होगा, वही लिखेगा ना, हर कोई तो लिख नहीं सकता। तो दम है इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा दम है इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, संग्राम होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसकी किताब है? अरविंद घोष की किताब है लाइफ डिवाइन। ये लाइफ डिवाइन जो किताब है महत्वपूर्ण है, याद रखना है सभी को। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखी थी। अरविंद घोष पहले स्वतंत्रता सेनानी थे और फिर बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद इन्होंने जब संन्यास ले लिया तो जब आध्यात्म इन्हें मिला या अध्यात्म जब इन्होंने ग्रहण किया तो इनकी लाइफ जो है वो डिवाइन हो गई। डिवाइन मतलब आप समझते हैं डिवाइन शब्द का? तो लाइफ डिवाइन कब होती है? जब हम अरविंद जैसा आध्यात्म को, अरविंद के समान आध्यात्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये याद रख लेना, आध्यात्म से आदमी डिवाइन तक पहुंच जाता है। तो डिवाइन तक पहुंचने के लिए आध्यात्म चाहिए, और आध्यात्म किसने अपनाया था? अरविंद ने अपनाया था। तो इससे याद हो जाएगा, रटा जाएगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया। देखो, जो लोग इस क्लास में बाद में आ रहे हैं ना, वो इस क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, उसे फिर से देख लेना। बीच में क्लास को छोड़ करके मत जाया करो या बीच में अटेंड मत किया करो, ताकि आपको समझ में नहीं आएगा। चलो, सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने गाया? देखो, सॉन्ग ऑफ इंडिया अर्थात भारत का गीत, भारत का गीत किसने गाया? सरोजिनी नायडू ने गाया। किसने गाया? सरोजिनी नायडू। तो इंडिया का जो गीत है वो रोज रोज नहीं गाना चाहिए। इंडिया का गीत जो है स हटा दो, रोज रोज नहीं गाना चाहिए, रोज रोज नहीं गाना चाहिए, सरोज सरोज नहीं गाना चाहिए। तो याद हो जाएगा, सरोजनी या सरोजनी नायडू। तो नायडू तो छोड़ दो, सरोजनी याद हो जाएगा। गुड मॉर्निंग श्रेया। क्लास बीच में अटेंड मत किया करो, शुरू से अटेंड किया करो। चलो, गीतांजलि और गोरा, ये अगले जो लेखक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 6 किताबें लिखी है, 6 बुक है इनकी। मैं आपको 6 की 6 याद करा देता हूं। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर के हमें किताबें याद रखनी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? देखो, 2 लड़कियां हैं, गोरा, ये एक लड़की का नाम है। गोरा जो है, ये गोरा 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 एक लड़की का नाम समझ लो। यहाँ एक किताब भी आएगी, आपको याद रखना है, गार्डन, है ना? तो गार्डन जो है वो भी याद रख लेना। हंगर स्टोन भी याद रख लेना। ये मैं वैसी किताबें बता रहा हूं जो सुनने में ही नहीं आती है ना। चांडालिका, चांडालिका ये भी याद रख लेना। फिर भगवत गीता भी याद रख लेना, भगवत गीता। ये मैं एक्स्ट्रा बातें आपको इनके बारे में बता रहा हूं, इनको रटवाता हूं अभी। पहले रविंद्रनाथ की टैगोर की याद कर लो किताब, गीतांजलि और गोरा। याद कैसे करेंगे? 2 लड़कियां हैं, गीता और गोरा। क्या करोगे आप? याद रखो, रखने के लिए करोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर की 6 किताबें हैं, उनमें 2 लड़कियां जो हैं, एक गीतांजलि है, एक लड़की का नाम है गीतांजलि और एक लड़की का नाम है गोरा। ठीक है, ये दोनों कहा क्या करने गई? ये दोनों घूमने गई थी। कहां पे गई थी? गार्डन में। तो गार्डन में गीतांजलि और गोरा दोनों घूमने गई। अब जब ये दोनों घूमने गई तो वहां उनको क्या मिल गई? चांडालिका मिल गई। कौन मिल गई? चांडालिका। चांडालिका जब इनको मिली तो इन्होंने पत्थर उठा करके मारा उसको। तो हंग्री स्टोन, स्टोन माने पत्थर होता है। तो गीता और गोरा दोनों कहां गई थी? गार्डन में घूमने गई थी। वहां उनको चांडालिका मिल गई, उन्होंने पत्थर उठाकर उसको मारा। कहां घूमने गई थी? गार्डन में। वहां से उन्होंने चांडालिका देखी और उसको पत्थर से मारा। चांडालिका इनके पीछे पड़ गई तो वो क्या हो गई? भागवत। भागवत मतलब भागवत गीता। तो भागवत गीता का मूल स्वरूप इनका नहीं है, लेकिन याद रखना कि भागवत गीता के समानार्थी एक किताब इन्होंने लिखी हुई है। याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट कवि हमारे रहे, जिन्होंने कौन सा गीत भारत के लिए लिखा है वो आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेशंस वॉइस। क्या किताब का नाम है? नेशंस वॉइस। ये सारी किताबें नहीं आएगी, एक आएगी, लेकिन वो एक आएगी तो वो एक नंबर दिला करके जाएगी एग्जाम में। नेशंस वॉइस, देश की आवाज। हमारे देश की आवाज
विदेश तक पहुंची और रूस के लोग या पूरे विश्व में राधे कृष्ण की गूंज हो गई ना। सबको पता है कि हमारे देश की आवाज पूरे विश्व में पहुंची और राधे कृष्ण के रंग में सब रंग है। तो नेशन की वॉइस, नेशंस वॉइस, क्या लिखा हुआ है ये, नेशंस वॉइस, ये लिखा हुआ है नेशंस वॉइस, देश की आवाज, नेशंस वॉइस, देश की आवाज जो है वो कहां तक पहुंची, राधा कृष्ण तक पहुंची, सॉरी राधा कृष्ण के रूप में पूरे विश्व में पहुंची। आपको याद रखना है, नेशन वॉइस कहां पहुंची है, पूरे विश्व में पहुंची है, याद रख लेना। नेशन की वॉइस राधा कृष्ण के रूप में। अभी आजकल देखो ना, इस्कॉन के माध्यम से सब लोग राधे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहते हैं, याद रख लेना। अंकिता, आपका जो आंसर है वो सही है। आपको ये याद हो रहा है कि नहीं, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा अंकिता, कि अभी जो मैंने आपको इतनी सारी किताबें याद कराई है, याद हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि अभी हम आउट ऑफ दी वे, जैसे सब लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, मैं वैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। शुरुआत है, मैं आपके दिमाग में, क्योंकि देखो शुरुआत में हमारा दिमाग बहुत ताकतवर होता है, बहुत उसको इंटरेस्ट होता है ना चीजों को याद करने में, इसलिए मैं शुरुआत में आपको याद करा रहा हूँ। तो ये चीजें याद हो रही हैं, 100 टॉपिक में ऐसे आपको याद कराऊंगा। तो ये अलग क्लास चलती रहेगी हमेशा, एग्जाम तक मैं आपको एक एक क्लास रोज लेकर के याद कराया करूंगा। और कल परसों 2-4 दिन में हम एक क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम 6ठी यूनिट पढ़ना शुरू कर लेंगे। अगला है गैदरिंग स्टॉर्म, क्या लिखा हुआ है, गैदरिंग स्टॉर्म, गैदरिंग स्टॉर्म लिखा हुआ है भाई, किसने लिखी है, लेपियर कॉलिंस ने। दो लोग हैं, लेपियर और कॉलिंस। की किताब इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी ने पूछा है, याद हो रहा है, ठीक है रश्मि, अगर याद हो रहा है तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट्स बना करके भी रखने हैं। मुझे 100 पन्ने चाहिए एक कॉपी में, जिसमें 100 टेबल्स हो, रोज एक एक टेबल में याद कराऊंगा। गैदरिंग स्टॉर्म, ये गैदरिंग स्टॉर्म जो है वो लेपियर और कॉलिंस ने लिखी है। देखो गैदरिंग क्या होती है, गैदरिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर 5-7 लोग 10 लोग आकर के मिलते हैं, उसे हम कहते हैं गैदरिंग। तो ये जो गैदरिंग है उसमें क्या करेंगे, कॉल करेंगे हम सबको बुलाने के लिए, तो कॉलिंस तो याद हो ही जाएगा, तो एक व्यक्ति याद हो गया, बस काम हो जाएगा हमारा। अगले एसेज ऑन गीता, गीता पर एसेज लिख दिया, गीता पर भी ऐसे लिख दिया, किसने लिख दिया, अरविंद घोष ने लिख दिया। तो अरविंद ने, देखो अरविंद जी को आध्यात्म प्राप्त हुआ, काली माता की पूजा किया करते थे ये, तो अरविंद घोष ने आर्यविल्य आश्रम बनाया, ये भी याद रख लेना। अरविंद घोष स्वतंत्रता सेनानी थे, बाद में इन्होंने सारी चीजें छोड़ करके आध्यात्म को अपनाया और काली माता की पूजा की, और काली माता की पूजा करने से इनको आध्यात्म की या भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने किताब लिखी गीता का रहस्य, और सॉरी गीता पर ऐसे, तो एसेज ऑन गीता किसकी किताब है, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की किताब है। और आगे बढ़ते हैं, आगे अगली किताब पर आते हैं, नील दर्पण, ये एमपीपीएससी बार बार पूछता है, आनंद मठ, नील दर्पण, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर दादा भाई नौरोजी की किताब, ये बार बार रैंडम पूछी जाने वाली किताबें हैं, ये बार बार पूछी जाती है। तो नील दर्पण जो किताब है वो दीनबंधु मित्र की है, किसने लिखी है, दीनबंधु मित्र की। तो देखो इस दुनिया में सबसे अच्छा मित्र कौन है हमारा, दर्पण, क्योंकि आप जैसे हो वैसे वो आपको बताने का काम करता है दर्पण। दर्पण क्या करता है, ये देखो यहाँ लिखा है दर्पण, और ये दर्पण आपका क्या होता है, मित्र होता है, क्योंकि मित्र वो है जो आप जैसे हो वैसा बताए, आपको ना तो तारीफ करे ना आपकी बुराई करे, जैसे आप हो वैसा बताने वाला आपका मित्र। और वो कौन है, दर्पण। दर्पण आप जैसे हो वैसे ही बताता है। देखो सुबह हम उठते हैं तो हमारा मुंह ऐसे गिपड़ सिपड़ होता है, तो वो दर्पण हमें बता देता है। फिर हम नहा धो करके रेडी हो जाते हैं तो दर्पण हमें बताता है कि अभी आप तैयार हो, अभी आप रेडी हो, तो ये सब हमें दर्पण बताता है। दर्पण हमारा क्या हो गया, मित्र, याद हो गया होगा। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, मतलब कि पुराने जो खत थे, लेख थे या वो लेटर्स थे, उनका बंच, जवाहरलाल नेहरू। ये देखो क्या हुआ, आजादी की लड़ाई में 1930 में इनको जेल जाना पड़ा, और वहां उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे, और उन लेटर्स से ही मिलकर के किताब बनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये दोनों एक ही है, दो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये दोनों जवाहरलाल नेहरू के हैं, याद रख लेना। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल, आपको पता है लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे।
सैन फ्रांसिस्को हमारे देश में तो है ही नहीं, यूरोप में है ये तो यूरोप में उन्होंने भारतीयों को भारतीयों की संस्कृति से जोड़ने के लिए एक संस्था बनाई थी, गदर पार्टी, 1913 में। तो याद रखना, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, खुद की संस्कृति की याद कैसे दिलाई, किसने दिलाई, लाला जी ने दिलाई। किसने दिलाई, लाला ने दिलाई। हर आदमी को दिलाई, हर आदमी को दिलाई, तो हर आदमी में दया हो, ऐसा उन्होंने सबको याद दिलाई कि भाई हमारा जो कल्चर है उसमें तो दया सबसे इंपॉर्टेंट है, हम किसी की जान नहीं लेते, हम तो दया करते हैं सब पे। याद रखना, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसकी किताब है, लाला जी की किताब है। इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन शास्त्र, देखो हमारे जो दर्शन है इंडिया के वो सब राधा और कृष्ण पर जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि उनके जो प्रेम को प्रेजेंट करने वाली तो कोई बात ही नहीं, कोई दर्शन बनाई। दर्शन माने क्या होता है, दर्शन माने फिलोसॉफी, फिलोसॉफी माने विचारधारा, तो सारी विचारधारा राधा और कृष्ण पर जाकर समाप्त होती है। तो इंडिया की फिलोसॉफी जो है वो कैसी है, इंडिया की फिलोसॉफी राधा और कृष्ण की जैसी है। कैसी है, राधा कृष्ण जैसी। तो राधा कृष्णन जो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हुए, उनके द्वारा लिखी गई किताब है, याद रख लेना, अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट। क्या क्या किताब का नाम है, वैलेंटाइन शिरोल। अब देखो आजकल का इंडिया वैलेंटाइन डे के दिन तो रेस्ट ही नहीं करता, तो इंडिया अनरेस्ट किताब किसने लिखी, वैलेंटाइन ने लिखी। वो वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को हम मनाते हैं ना, उसी को बता रहा हूं मैं कि 14 फरवरी के दिन हर बंदा एक्साइटमेंट में, हर बंदी एक्साइटमेंट में, रेस्ट ही नहीं करते। तो इंडिया अनरेस्ट किताब के लेखक कौन है, वैलेंटाइन है। कौन है, वैलेंटाइन, याद हो जाएगा। अगली बात पे आते हैं, इंडिया अ नेशन, इंडिया एक देश, इंडिया अ नेशन, ये किताब किसने लिखी, एनी बेसेंट ने लिखी। एनी वे बेसेंट ने, या इंडिया की तारीफ करते करते उन्होंने किताब लिख दी, इंडिया एक देश है। इंडिया एक देश है किताब किसने लिखी, इंडिया अ नेशन। हिंदी में पढ़ोगे तो बड़ा अजीब लगेगा, इंडिया एक देश तो वो तो है ही, तो इंडिया एक देश ये एनी बेसेंट ने लिखी। कोई अंग्रेजी ऐसी बात लिख सकता है, भारतीयों को तो पता है कि हम एक देश है। इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त की किताब है। अगर आप इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री देखोगे तो भारत पहले सोने की चिड़िया था। भारत जब सोने की चिड़िया था तो उसके पंख कुतर दिए पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने। ये जो पंख कुतरे गए, ये पूरी हिस्ट्री कहाँ मिलेगी। और जब आप ये हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप दांत से, इतना गुस्सा आएगा आपको अंग्रेजों पर कि मेरे इंडिया का सारा सोना ले चले। तो इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप दांत दबा दोगे, ये इतना गुस्सा आएगा। तो दांत दबा दोगे तो ये दत्त याद हो जाएगा, दांत से दत्त याद हो जाएगा। ये आरसी छोड़ो, आरसी छोड़ दो, दत्त याद कर लो। तो इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री देखोगे तो दांत तले उंगली दबाओगे तो दत्त याद हो जाएगा। याद हो गया होगा। अगली किताब पे चलते हैं, इंडियन रेनेसा। रेनेसा का मतलब हिंदी में होता है पुनर्जागरण। क्या होता है, पुनर्जागरण, फिर से जागना, इंडिया का नींद से उठ करके जाग जाना। इंडियन रेनेसा या इंडियन पुनर्जागरण हिंदी में आ जाए तो ऐसा आएगा, भारत पुनर्जागरण, भारत पुनर्जागरण। ये किताब किसने लिखी, सी एफ एड्यूज ने लिखी है ना। तो भारत जब फिर से जागा तो उसका फिर से कोई और यूज नहीं कर पाया। देखो मुगलों ने भारत का यूज किया, फिर अंग्रेजों ने भारत का उपयोग किया, अपने कचरे को भारत में डंप किया, भारत का धन लूटा, भारत के लोगों को बंदी बनाकर ब्रिटेन ले गए, वहां पर उन्होंने औद्योगिकरण करवाया, बहुत उपयोग किया। तो जब भारत का रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण के बाद हमारा कोई भी यूज नहीं कर पाया, एंड यूज, ये नाम क्या है, एंड यूज। तो एंड यूज माने फिर से कोई यूज नहीं कर पाया हमारा, मिस यूज नहीं कर पाया, एंड यूज नहीं कर पाया। इसे याद हो जाएगा, याद हो रहा है तो आगे बढ़ो। इंडियन रेनेसा हो जाने के बाद हमारा कोई मिस यूज या एंड यूज नहीं कर पाया, याद हो जाएगा। आगे बढ़ो, बीच बीच में ना कमेंट करते रहा करो, नहीं तो मुझे लगता है कि मनोज सा कैमरा लगा हुआ और मैं उसे ही पढ़ा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि बच्चों को सूझ भी पड़ रही है कि नहीं, कोई पढ़ भी रहा है कि नहीं। मतलब क्लास में बच्चे सो हैं लेकिन उनको समझ कुछ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है इस क्लास में, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बीच बीच में या तो कोई प्रश्न पूछ लिया करो, भाई लाइव क्लास इसीलिए तो दी है कि आपको अगर बीच में कोई बात समझ में नहीं आती तो आप हमसे पूछें, हम उनका आंसर करेंगे।
और अगर बीच में आपको कोई चीज याद नहीं होती तो भी बताया करो कि सर इसको फिर से दूसरे तरीके से याद करो। मतलब मैं इतना अच्छा हूं कि मैं जो याद कराता हूँ सब याद हो जाता है आपको। चलो आगे बढ़ो। क्रिसेंट मून, पोस्ट ऑफिस, ये दो किताबें रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। अभी मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की 6 किताबें बताई थी आपको, रविंद्रनाथ टैगोर की 2 किताबें और बता दो। पोस्ट ऑफिस, ये इनकी किताब है। क्या है ये? पोस्ट ऑफिस। तो वो जो चांडालिका आई थी ना, वो पोस्ट ऑफिस में से तो निकल कर आई थी। अभी मैंने आपको एक स्टोरी से 6-7 किताबें याद कराई। देखो मैंने क्या कहा आपको कि गोरा और चांडाली, सॉरी गोरा और गीतांजलि, अभी रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें याद करी थी ना, 2 और याद करा देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी बहुत सारी किताबें हैं लेकिन हमको 6 याद करनी थी मूल। एक है गोरा और एक है चांडालिका। ये सॉरी गोरा और गीतांजलि, गलत हो गया। गीतांजलि, ये 2 लड़कियां हैं। ये गार्डन में घूमने गई थी। तो अगर पूछ लिया जाए गार्डनर किसकी किताब है तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है। गौरा किसकी किताब है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि किसकी किताब है? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ये गार्डन में घूमने गई थी, गार्डनर हो गई थी। तो गार्डन में जब ये घूमने गई तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि वहां तो बैठी हुई है चांडालिका। और चांडालिका गार्डन में कहां से निकल कर आई थी? पोस्ट ऑफिस से निकल करके आई थी। पोस्ट ऑफिस से निकल करके वहां गार्डन में बैठ के आ गई थी। तो पोस्ट ऑफिस से एक चांडालिका निकल के गार्डन में आ गई। तो इन्होंने एक पत्थर उठाया। पत्थर उठाया, पत्थर को इंग्लिश में कहते हैं स्टोन, इसलिए एक किताब का नाम बनेगा हंग्री स्टोन। क्या नाम बनेगा? हंग्री स्टोन। तो ये हंग्री स्टोन याद हो जाएगा। हंग्री स्टोन इन्होंने उठाया और उसको ऊपर फेंका। याद हो गया यहां तक? ये किताब एक और बच जाएगी, क्रिसेंट मून। अब वो जोर से भागी क्योंकि डर लगा होगा इनको, तो उनको मून दिख गया, दिन में तारे दिख गए। होता है ना जब हम बहुत जोर से डर के मारे भागते हैं तो दिन में तारे दिख जाते हैं। इनको दिन में मून दिख जाएगा, इतनी जोर से भागेंगी ये। तो याद रखना, इतनी जोर से भागी कि उन्हें दिन में मून दिखा। तो क्रिसेंट मून भी याद हो जाए साथ में। तो हमने 6-7 किताबें याद रख लेनी है। मैं उंगली पे गिना देता हूँ आपको। ये सारी किताबें आपको याद रहे। कमेंट आ जाते हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, गोरा गीतांजलि 2 लड़कियां थी। वो कहां गई? गार्डन में। तो गार्डनर, फिर गार्डन में गई, उसके बाद क्या हुआ? उनको वहां पे चांडालिका दिख गई। चांडालिका कहां से आई थी? पोस्ट ऑफिस से। तो एक किताब का नाम पोस्ट ऑफिस। फिर उन्होंने पत्थर उठाया और उसको मारा, तो हंगरी स्टोन किताब का नाम हो गया। फिर वो भागी क्योंकि अब चांडालिका खा जाएगी। तो भागी तो इतनी तेज भागी कि वो उनको दिन में तारे दिखने के बजाय चांद दिख गया। चांद मतलब मून, तो क्रिसेंट मून हो गया किताब का नाम। याद हो गई होगी। आगे बढ़ो। द रीडल्स ऑफ हिंदुइज्म, क्या है किताब का नाम? द रीडल्स ऑफ हिंदुइज्म। मतलब हिंदुइज्म का रीडल्स। रीडल्स माने जो हमारी परंपरा प्रथा वाला पार्ट होता है ना, वो वाला। तो वो भारत की कुछ परंपराएं प्रथाएं जो है वो भीमराव अंबेडकर को अच्छी नहीं लगती थी, तो वो रीडल्स बोलते थे उनको। तो रीडल्स ऑफ हिंदुइज्म उन्होंने कहा। भीमराव अंबेडकर की किताब है। इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करते, डिटेल में जब अंबेडकर की बात करेंगे तब मैं बताऊंगा। इंडियन डायरी। इंडियन डायरी मतलब इंडिया की डायरी, है ना। इंडिया की डायरी कौन लिखेगा भैया? जो गवर्नर जनरल होगा, वो भारत में शासन करने आया और वो इंडिया की डायरी लिख रहा है। इंडिया की डायरी लिखते लिखते उन्होंने क्या लिख दिया कि चेम्सफोर्ड, ये कौन थे चेम्सफोर्ड? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में जो हुआ था ना, वही है ये व्यक्ति। एक गवर्नर जनरल थे भारत के, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने अपनी एक किताब लिखी जिसे इंडियन डायरी कहा, क्योंकि वो भारत में थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने भारत को तोड़ फोड़ कर दी थी, इसलिए उन्होंने अपनी इंडियन डायरी में ये लिख दिया कि मैंने कैसे तोड़ा कैसे फोड़ा। तो इंडियन डायरी में जो है वो तोड़ फोड़ की बात है, तोड़ फोड़ की बात है। तो चेम्सफोर्ड की बात है, तोड़ फोड़ की बात है मतलब चेम्सफोर्ड की बात है। ऐसे ये याद हो जाएगा, याद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट्रीज, कमेंट्रीज ऑन द कुरान। कुरान की बात कोई मुस्लिम व्यक्ति ही करेगा, लिखेगा। तो कुरान को लिखा सैयद, या कुरान में जो लिखा है वो सब क्या है? सही है, सही है, सही है। इसको लिखो सही है, तो सैयद है, सही है तो सैयद है। कुरान में जो कुछ लिखा हो सब सही है। बोलते हैं ना सही है, हम अपनी मालवी भाषा में बोलते हैं सही है। सही है मतलब सैयद है, याद हो जाएगा। तो कुरान में लिखा हुआ सब सही है, सैयद है। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू की किताब है, रखी है मेरे पास, लेकिन मैंने पढ़ी तो मुझे समझ ही नहीं आती कि लिखना क्या चाहते थे, कहना क्या चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में आई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़ी, वो थोड़ी बहुत समझ में आती, बहुत कठिन इंग्लिश थी इनकी।
बहुत खतरनाक इंग्लिश लिखते हैं ये, तो जवाहरलाल नेहरू ने तो बहुत ही टफ लिखा हुआ है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की किताब है, याद नहीं कराऊंगा मैं, भले याद मत करो। आगे बढ़ो। माई अर्ली लाइफ मतलब मेरी जल्दी वाली जिंदगी, और हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी किताब है? महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज जैसे ही आप नाम सुनोगे आपका मन करेगा कि ऐसी कोई किसी व्यक्ति की किताब है जो हिंदी हिंदी या हिंदुस्तान हिंदुस्तान या भारत को भगवा राष्ट्र बनाने की बात करता है, जबकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। हिंद स्वराज मतलब भारत का खुद का राज्य हो, ऐसी कोशिश की महात्मा गांधी ने, और ये किताब अपवाद है, इसलिए याद रख लेना, बहुत इस पर विवाद है। हिंद स्वराज किताब के लेखक है महात्मा गांधी। रट लो ये बातें जो मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ो। अगली किताब हम 2-3 और याद कर लेते हैं, बस 2 किताबें और बता रहा हूं। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स किसकी किताब है? एमजी रानाडे की। देखो, आपको पता है हमारे यहाँ एक थर्ड जेंडर होता है जिसे हम छक्का भी कहते हैं, है ना? तो हमारे यहाँ जब समाज का सुधार हुआ तो हमने इनको भी सुधार दिया, या इनके प्रति हमारी जो सोच थी उसको भी सुधारा। तो ये किताब का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म का हिंदी में मतलब होता है समाज सुधार। क्या होता है? समाज सुधार। तो जब हम समाज सुधार करेंगे तो ये जो थर्ड जेंडर है, जो ये वर्ड लिखा हुआ है, मैं बोलना भी नहीं चाहता, इसको भी सुधारेंगे। याद हो जाएगा, समाज सुधार करना है तो इनको सुधार दो, है ना? याद हो जाएगा। आगे बढ़ो। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस की मैंने पहले ही बता दी है। विजया लक्ष्मी पंडित, या लक्ष्मी से हमारे हैप्पी आ जाती है, हैप्पी हो जाता है। हैप्पीनेस कैसे आती है? जब हमारी जेब में लक्ष्मी आती है। तो याद हो गया होगा आपको। उम्मीद है 44 किताबें आपको याद हुई, एक रिपीट हो गई तो 40 कर लो राउंड फिगर में, 2-3 तो हमको छोड़नी है। तो 40 किताबें आपको अभी याद हो गई होगी। हम बस 40 मिनट खर्च करें, 40 से ज्यादा खर्च नहीं करनी है हमको याद करने में। 40 मिनट में हमें 40 किताबें याद करनी है। अब अगले 10 मिनट में आप सबको कॉपी में, जब ये क्लास खत्म होगी तो 15-20 मिनट थोड़ी देर का ब्रेक मिलेगा आपको। उस ब्रेक में आप इन सब किताबों को फिर से रिपीट कर लेना, याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, और अच्छे से याद कर लेना। जब हम आगे बढ़ जाएंगे ना तो 5-7 दिन जब हो चुके होंगे तो 7-8 टेबल हो जाएंगे आपकी कॉपी में, और फिर आपका याद करना बड़ा मुश्किल होगा। जो मैं आज पढ़ा रहा हूं आज ही पढ़ाओ। नहीं याद हो रहा है, व्यक्तिगत संपर्क करो, मेरा नंबर आप सबके पास है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को मैसेज कर दूंगा। अब ग्रुप भी बना दिया जाएगा जिसमें आपको जो भी कठिनाई हो पूछने का एक्सेस दे देंगे। मुझसे आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। यहाँ क्लास खत्म नहीं हो रही है भैया, अभी आगे और चीज बता रहा हूँ। मैं आपको आपके दिमाग के सोचने की क्षमता को बढ़ाना चाहता हूं। 1925 याद करो। अब अगला साल जब हमारी परीक्षा होगी 2025 होगा, मैं ब्लैंक पेज पे लिखूं इसको। अगले साल 2025 में हमारी परीक्षा है। परीक्षा होगी 16 फरवरी को। लेकिन जब कोई भी साल शुरू होता है तो जो पेपर बनाने या जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें पुराने इतिहास की बहुत सारी बातें आती रहती हैं, और वही फिर नया हो जाता है, क्योंकि स्वर्ण जयंती मनते हैं ना 100 साल होने पर। तो जो 1925 में जो घटनाएं घटित हुई होंगी पूरे भारत में जो कुछ घटित हुआ होगा 1925 में, उनको 100 साल हो चुके होंगे, 2025 तक 100 वर्ष हो चुके होंगे। तो इन 100 वर्षों में बहुत कुछ बदला। लेकिन अब जब न्यूज़पेपर में नई नई बातें आएंगी तो वो करंट अफेयर्स के नाम से हम लोग जान लेंगे। तो हम क्यों वेट करें करंट अफेयर्स का? क्योंकि करंट अफेयर जनवरी फरवरी में आएगा और हम उसे कब पढ़ेंगे? आज ही पढ़ लो। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि 1925 में काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड हुआ, क्या हुआ? काकोरी कांड हुआ। तो काकोरी कांड तो मैंने आपको बता दिया, इसकी डिटेल मैं आपको कल बता दूंगा। लेकिन काकोरी कांड के साथ और कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी किताबें लिखी गई, कौन जेल गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपके सबके दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूं, हमारे एग्जाम का आजकल पैटर्न चल रहा है एक उपनाम पूछने या ऐसा कुछ ना कुछ कि किसे किसने कौन सी उपाधि दी है, क्वेश्चन पूछने की कोशिश की जाती है। अब मैं आपको वो नहीं करा रहा हूं जो ल्यूसेंट में लिखा हुआ है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, कि फलाने की उपाधि किसने दी। ये रटने की जरूरत नहीं है, ये भले काम की बात नहीं है भैया। लेकिन काम की बात क्या है? गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां दी गई। गांधी जी को बहुत सारी उपाधि दी गई।
अभी कुछ समय पहले एक विवाद हुआ और वो बड़ा विवाद बना कि ये जो उपाधियां हैं ये कांग्रेस के लोगों ने जानबूझकर उनको दे दी या किसी कांग्रेस के ही व्यक्ति को दे दी। तो ये जब विवाद हुआ तो गांधी जी की उपाधियों का भी वर्णन जो है वो जिक्र बहुत सारे लोगों ने किया। इस कारण एग्जाम में प्रबल संभावना है कि एक आधा ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गांधी जी को कौन सी उपाधि किसने दी थी, तो हम ये याद कर लेते हैं। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गांधी जी को 15 से ज्यादा उपाधियां मिली हुई थी। अब ये हमें याद होना चाहिए, रट लेते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कब कहा वो भी बता देता हूं। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस म्यांमार की राजधानी रंगून में थे तो वहां पर उन्होंने आजाद हिंद फौज बना दी थी और वो भारत पर आक्रमण करना चाहते थे कि हम वहां से अंग्रेजों को भगाएंगे, आक्रमण करेंगे। वहां से उन्होंने एक रेडियो पर एक मैसेज संदेश दिया भारतीय लोगों को और उन्होंने अपने मैसेज की शुरुआत ऐसे की कि मैं सभी भारतीयों, मतलब यहां से शुरुआत की। अगली लाइन जो उनकी थी वो ये थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इस संघर्ष में शामिल होंगे और आप हमारी मदद करेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी उस समय बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो जो बोल देते थे वो भारत में होता था। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे इसलिए उन्होंने संबोधन में कह दिया राष्ट्रपिता, और तब से भारत के लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने लगे। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था याद रखना, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये याद हो गया। बापू, ओ बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक ही, गाना सबने सुना होगा। तो ये बापू जो है वो कौन है? बापू जो कुछ खाने पीने नहीं देता है, तो वो हमको कुछ भी यूज भी नहीं करने देता है। तो CF एड्यूज ने कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने भी बापू कहा था। तो गांधी जी को ये सारी उपाधि जो मैं आपको बता रहा हूं ये केवल गांधी जी की है ना, मैं ऐसा नहीं करा रहा हूं कि नेहरू जी को किसने क्या कह दिया, कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी किसने कह दिया, वो हम बाद में याद करेंगे। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। बापू किसने कहा? CF एड्यूज और जवाहरलाल नेहरू ने। आपको अब यहां से पॉइंट जो आगे की मैं बता रहा हूं ये याद नहीं है ना, तो इनको रट लेना, ये दो तो सबको याद थे। गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा, या भारत में मलंग बाबा किसे कहा जाता है? मलंग बाबा भारत में किसे कहा जाता है? गांधी जी को कहा जाता है, याद रखो। तो गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा था? कबालियों द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? कबाइलियों द्वारा। कबालियों द्वारा भारतीयों को मलंग बाबा की, सॉरी, गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी, याद रखना। वन मैन बाउंड्री फोर्स, क्या नाम है? वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने लिखी है? वन मैन बाउंड्री फोर्स। देखो, हमारा देश आजाद होने वाला था तब हमारा गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो उसने कहा कि एक ही आदमी है जो अकेला सेना के बराबर है और वो है गांधी। तो वन मैन मतलब एक आदमी, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने कह दिया गांधी जी को? लॉर्ड माउंटबेटन ने कह दिया, याद रख लेना। भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ये भारतीयों द्वारा या भारत के जो दार्शनिक थे, विचारक थे, उनके द्वारा गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध में कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी अंग्रेजों की तरफ से, देखो गांधी जी के बारे में याद रखो, 1915 में गांधी जी भारत आए थे, उससे पहले ये दक्षिण अफ्रीका में थे। तो दक्षिण अफ्रीका में देखो पहला विश्व युद्ध तो 1914 से 1918 तक चला था। तो इसमें जब गांधी जी शुरुआत में भारत आए तो उन्होंने भारतीय लोगों को सेना में शामिल करवाया कि आप अंग्रेजों की तरफ से लड़ो, युद्ध लड़ो। तो बहुत सारे भारत के जो लोग थे वो इस बात से सहमत नहीं थे कि ये क्या फालतू काम करवा रहे हो। तो उन्होंने गांधी जी को ये कहा, क्या कहा? भर्ती कराने वाला एजेंट, याद रखना। भर्ती कराने वाला एजेंट या भर्ती कराने वाला सार्जेंट गांधी जी को भारतीयों द्वारा कहा गया है। कब कहा गया ये भी याद रखना। अर्धनग्न फकीर मतलब आधा नंगा फकीर, ये कौन कह रहा है गांधी जी को? विंस्टन चर्चिल कह रहा है। तो जो बहुत चर्चा में बात है वो आधे नंगे लोगों की बात है। आज भी देख लो, हम रील्स किनकी देख रहे हैं? जो आधे नंगे, जिनका ना कोई वजूद है ना जिनकी कोई महत्वहीन बातहीन चीजें हैं। जो महत्वहीन होता है, आधा नंगा होता है, वो हम ज्यादा देखते हैं, वो चर्चा में बना रहता है। तो ये चर्चिल जो है, याद रख लेना, आधा नंगा फकीर कह रहा है। सेवाग्राम का संत, गांधी जी को सेवाग्राम का संत किसने कहा? जो
सेवाग्राम आश्रम के अतिथि थे उन्होंने कहा। सेवाग्राम का संत, गांधी जी को सेवाग्राम का संत किसने कहा? सेवाग्राम का संत गांधी जी को कहा है सेवाग्राम के अतिथियों ने, याद रख लेना। आगे भी बता रहा हूं, भंगी शिरोमणि बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें याद नहीं है इसलिए नोट डाउन भी करना है, दिमाग में सेव भी करना है। गांधी जी को भंगी शिरोमणि किसने कहा? दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से जब वो भारत आ रहे थे तो वो लाला जी का जब केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तो उस ड्यूरेशन में इनको भंगी शिरोमणि कहा गया। क्या कहा गया? भंगी शिरोमणि कहा गया। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका में जब ये मुकदमा लड़ने के लिए गए तो जज ने कहा ये काला कट आदमी कौन आ गया यार, ये मतलब अलग टाइप का व्यक्ति कौन है? तो इस व्यक्ति को उन्होंने, क्योंकि वो खुद का सामान खुद ही उठाकर लेकर आया था तो उनको कूली कह दिया। तो कूली, बैरिस्टर माने वकील, तो वकील और बैरिस्टर, कुली भी, जो व्यक्ति कुली भी बन जाए और जो वकील भी बन जाए, इसलिए उसने गांधी जी को कह दिया कुली बैरिस्टर है ये। तो कुली बैरिस्टर नाम से वो फेमस हो गए, वहां उनकी जो कोर्ट थी उसमें सब लोग इनको कुली बैरिस्टर कहने लगे। आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के जो सहयोगी थे, जो लोग इनकी मदद कर रहे थे वहां पर देश को आजाद कराने में, उन्होंने इनको कर्मवीर की उपाधि दी थी, ये भी याद रख लेना। भिखारियों का राजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भिखारियों का राजा। अभी अभी बिहार के एक नेता ने कह दिया था गलती से, तो ऐसे विवाद होते रहते हैं भारतीय राजनीति में, कोई भी उठपटांग बातें कुछ भी करते रहता है। तो ये उठपटांग बातों में एक उठपटांग बात थी कि भिखारियों का राजा किसने कहा गांधी जी को? तो गांधी जी को भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने कहा, याद रखना। मदन मोहन मालवीय ने भारत को भिखारियों का, भिखारी हम मतलब हम भीख मांग मांग करके अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए इन्होंने, ऐसा नहीं कि भारत के लोग भिखारी, इस तरीके से नहीं कहा था भाई, ऐसा मत मानना। उन्होंने ये कहा था कि हम आजादी की लड़ाई भीख मांग कर क्यों कर रहे हैं, इसलिए ये भिखारियों के राजा हैं, ये याद रख लेना। दो महात्मा, दो महात्मा इनको सरोजनी नायडू ने कहा, याद रखना। सरोजनी नायडू महात्मा गांधी की बहुत करीबी हुआ करती थी, तो सरोजनी नायडू ने इन्हें दो महात्मा कह दिया, याद रख लेना। केसर हिंद की उपाधि इनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, भाई जो आदमी अंग्रेजों के लिए सेना में भारतीयों को शामिल कराएगा तो फिर उसको अंग्रेज जो है केसर हिंद की उपाधि देंगे कि नहीं? तो ये ब्रिटिश जो राजा था, ब्रिटिश क्राउन द्वारा दी गई थी, ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रथम वर्ल्ड वॉर के समय गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई। और इनको देशद्रोही किसने कहा? देशद्रोही फकीर, ये देशद्रोही, आधा नंगा फकीर भी कह दिया उसने, देशद्रोही फकीर भी कह दिया, क्योंकि जलन बहुत हो रही थी ना विंस्टन चर्चिल, देशद्रोही लोगों की बात भी बहुत होती है हमारे यहाँ, तो देशद्रोही फकीर भी इनको किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। जब ये क्लास मैंने शुरू की थी तो लोगों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम थी, अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई। तो भैया कोशिश किया करो कि कल फिक्स 8 बजे मेरी क्लास होगी, 8 बजे के बाद मैं 10 मिनट तक रुकूंगा, फिर एक्सेस बंद कर दूंगा आपके क्लास में एंट्री का। तो आपको क्लास पूरी 1 घंटे अटेंड करनी है, लाइव रहना है, आपको जो पूछना है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, कि मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं 30 सेकेंड। आप सब लोगों को विशेष बात ये बता दूं कि 1 घंटे की क्लास है, आपको पूरा 1 घंटा मेरे साथ बने रहना है, कोशिश करने की 1 घंटे पूरे आप क्लास को अटेंड करें। आपको बहुत सारी चीजें मैं याद कराने वाला हूं। देखो अभी पहला और दूसरा दिन है, इसलिए मैं भी बहुत लंबी लंबी क्लासें नहीं ले रहा हूँ। अभी जब आगे थोड़ा हम बढ़ेंगे ना तो मैं 2-2 घंटे की क्लासें लूंगा, 1 घंटे में हम याद करेंगे, 1 घंटे में आपको मैं बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, क्योंकि हमें 6 यूनिट भी पढ़नी है, 10th भी पढ़नी है, फर्स्ट यूनिट भी पढ़नी है, तो ये बहुत सारा तो मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अब शुरू कर देनी चाहिए। देखो भाई बहुत सामान्य सी बात है, एग्जाम में अब केवल 100 दिन बचे हैं। हम आज अगर अपना टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने अपना टारगेट नहीं डिसाइड किया तो फिर हमारे पास होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। सर कल टाइम पर आ जाएंगे, आ जाया करेंगे, हाँ तो आना ही पड़ेगा भैया, नहीं आओगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, आप अपने पैसे लो और अपने घर बैठो, मत करो मेरी क्लास अटेंड। मैंने अपने आप को चैलेंज किया है कि मैं 100 बच्चों को पास कराऊंगा, और मुझे 100 बच्चों को पास कराने के लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। तो प्रिया, तनीषा, आप सब लोग ये बात अपने आप को समझाओ भाई कि 100 लोग मुझे चाहिए इस बार फ्री में, मुझे कैसे भी 100 लोगों को पास कराना है। चलो अब कल के लिए आपका होमवर्क आपने देख लिया है,
आपके एक नोट्स होना चाहिए, आपके पास में एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें 100 से ज्यादा पेज हो। हर एक पेज पर एक एक दिन में एक टेबल याद कराऊंगा और वो आपको रटी हुई घोटी हुई होनी चाहिए, बहुत अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। कल मैंने आपको कथन याद कराया था, आज बहुत सारे बच्चों को याद हो गया हो, तो याद हो गया हो तो कमेंट करके बताया करो कि हो गया है। और अगर आपको याद नहीं हुआ तो भी बताओ, तो मैं उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी बताऊंगा। अब आज की क्लास अभी यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आपकी थोड़ी देर बाद फिर से एक नई क्लास होगी। आपको शेड्यूल कल शाम को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से हमने सेंड कर ही दिया था। जिनको शेड्यूल नहीं मिल रहा है वो व्यक्तिगत मैसेज कर लिया करो। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।